जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि सीटेट के लिए होगा। यह हमारा 30 क्वेश्चन का हिंदी प्रैक्टिस सेट होगा जो कि गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शिक्षण शास्त्र से संबंधित होता है। तो आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। हमें लगेगा कि एक से अधिक सही है, परंतु हमें चयन करना है जो सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा सही हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया अपनाना या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चा छोटा होता है, उस पर कठोर रवैया नहीं अपनाना होता है। भाषा का आकलन, बच्चा छोटा है उसका आकलन नहीं करेंगे, क्या होगा, उसे भाषा के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि जब अवसर प्रदान करेंगे तो बच्चा भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेगा। जब अधिक से अधिक प्रयोग करेगा तो वो बात को समझने लगेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें या बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। तो संस्कृत भाषा में निष्ठ ही जवाब दें, यह ज़रूरी नहीं होता है। अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल करेंगे तभी तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ कर पाएंगे, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे सवाल के बंधे बंधाए जवाब ना दें। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा स्वयं में डैश है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जटिल चुनौती के रूप में नहीं लेंगे। और जहाँ पर लिखा है एक विषय मात्र, जब एक मात्र दे दिया गया है तो यह हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। जैसे केवल दिया गया है तो जिसमें भी केवल दिया गया है यह सब नेगेटिव वर्ड है, तो क्या होगा, ये सभी हमारा गलत हो जाएगा। जीवन के विभिन्न संदर्भों में महत्व होता है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो राइट आंसर होगा क्या, जहाँ पर केवल दिया गया है ये तो हमारा तुरंत पहले ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल भाषा ना पढ़ाई जाए यह भी गलत हो जाएगा। अत्यंत सरल यह भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना, सीखना,
अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना या सीखना, अपनी बात कहना सीखना। तो राइट आंसर क्या होगा कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है सबसे अधिक? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों में प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? व्याकरण महत्वपूर्ण नहीं है और पाठ्य पुस्तक भी महत्वपूर्ण नहीं, भाषा का शिक्षक भी नहीं है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है? मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिका, लिखित परीक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा कि पोर्टफोलियो होगा। क्या होगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि किसी भी बच्चे का पूरा विवरण दिया गया होता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है, कैसे पढ़ता है या सब कुछ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है। तो राइट आंसर क्या होगा कि भाषा के पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? साधन के रूप में प्रयोग की जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं। कैसे बाधक होगा? बिल्कुल गलत है। त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है या साधक है। तो त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, यह भी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। और बाधक हैं, यह भी हमारा गलत है। बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं, बिल्कुल नहीं। क्या है? साधक के रूप में प्रयोग ली जाएंगे। किसके रूप में? साधक के रूप में। तो आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना या श्रुत लेख। तो क्या होगा राइट आंसर? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना केवल साहित्य गतिविधियां हैं। तो केवल जहां भी आएगा तो वह तुरंत ही गलत हो जाएगा। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। भाषा आकलन के तरीके मात्र, यह भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन ए, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ये वर्जित आ गया तो ये नकारात्मक हो जाएगा, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। बच्चों की भाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही लग रहा है। बच्चों में केवल मानक, तो केवल आ गया तुरंत गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। मातृभाषा का ही सदैव, केवल मातृभाषा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। क्या है? जैसे ही केवल आएगा तुरंत गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन में केवल, दूसरा ऑप्शन में भी केवल आ गया। निबंध प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना। और डी है संदर्भ परख प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना। तो क्या हो जाएगा? संदर्भ परख। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, यह भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। व्याकरण के क्यों देंगे? बच्चा है, त्रुटियां तो बीच बीच में होंगी तभी तो सीखेंगे। निजी अनुभव के आधार पर तो नहीं होगा। क्या होगा? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता प्रोत्साहित करना। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, तो क्या है, 106 से 111 तक हमें इस पहले पद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन को समझना है और उस हिसाब से आंसर देना है। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती है चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो ये हमारा दिया गया था पद्यांश। तो इस पद्यांश में अगर हम थोड़ा बहुत भी समझ लेंगे, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसे अनुमानित करके आंसर बहुत ही आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें 4 विकल्प दिए गए होते हैं। उन 4 विकल्पों में चुनना होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव, हमें इसका अर्थ बताना है। विपत्ति के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। नहीं, काले बादल में रहती चांदी की रेखा यानी विपत्ति के बीच हमें आशा की किरण दिखाई देती है, इस पंक्ति का यह भाव होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले बादल प्रतीक हैं डैश के, जातिगत वैमनस्य, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली, तूफान या गर्मी से मुक्ति। तो क्या है, यहाँ पर जो कविता में कहा गया है वह जातिगत वैमनस्य है, क्योंकि काले बादल जातिगत वैमनस्य के प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में हमसे अलंकार पूछा गया है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो काले बादल में रहती चांदी की रेखा, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्योंकि काले बादल, काले के अर्थ यहाँ पे कई सारे अर्थ, जैसे काले बादल यहाँ पर जातिगत भी ले लिया गया। बादल कैसे होते हैं? काले ही होते हैं, तो इसलिए। तो आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमें बताना है बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, पयोधर, घन और जलज। तो क्या होगा कि जलद
पयोधर और घन, ये तीनों बादल के पर्यायवाची होते हैं। जो जलज है यह बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। जलज क्या होता है? जल ज में उत्पन्न होना, जल में उत्पन्न कौन होता है? कमल होता है। तो जलज जो है वह कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। हमसे स्वतंत्रता का विलोम शब्द पूछा गया है। गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता या परतंत्र। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा? परतंत्रता हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बिजली को, आशा की किरण को, या निराशा को, या बादलों को। तो कवि कहना क्या चाहता है कि आशा की किरण को देखने की बात कहता और सुनता है, सुनने और देखने को कहता है। राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे हमें गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद 112 से 120 तक हमें प्रश्न को उत्तर देना है। तो इस गद्यांश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और पढ़ते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहाँ पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। आगे है, वहाँ एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में इस संस्थान की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। अभी पूरा गद्यांश नहीं हुआ है, अभी काफ़ी है, थोड़ा सा आगे गद्यांश दिया गया है। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के ज़माने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कह रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं, इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले ज़माने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट न होने दें, उसका प्रयोग या उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तजो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की ही मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता,
अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठ कर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाना या काम में लाया जाए। और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। तो ये हमारा रहा गद्यांश। और गद्यांश के बाद हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था। तो उद्देश्य उनका क्या था? उन्हें केवल अनुशासित करना। जहाँ पर केवल शब्द आ जाए वह तुरंत ही हमारा गलत हो जाता है। उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देश विदेश की जानकारी प्रदान करना। तो हमारा उनका उद्देश्य क्या था? कि उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। क्या था उद्देश्य? उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है, लेखक का मानना था, लेखक का क्या मानना था? ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की की जा सकती है। ऑप्शन डी क्या है लास्ट में? आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की। तो हमने कहा है जहाँ पर भी केवल शब्द आ जाए वह ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएगा। फिर है गांव प्रधान की संस्थान की। तो क्या है राइट आंसर? क्या होगा? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्म शब्द में क्या है? उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? यानी आत्म उपसर्ग जो है वह किस शब्द में नहीं है? तो मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास पढ़ाई हुई है सीटेट के बैच में ही। तो उपसर्ग जो होते हैं वह किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। जैसे सम्मान के पहले आत्म लगा है तो इसमें आत्म सम्मान हो गया है, यानी ए ऑप्शन में आत्म उपसर्ग है। आत्मीय, तो यहाँ पर क्या है? आत्म आ रहा है, यानी बी ऑप्शन में भी आत्म उपसर्ग दिया गया है। तो डी ऑप्शन क्या है? आत्मनिर्भर, यानी निर्भर में भी आत्म लगा हुआ है। परमात्मा, यानी आत्म उपसर्ग ऑप्शन डी में नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण है वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, या तिलोनिया गांव पिछड़े गांवों के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा कि वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा था। तो गद्यांश में दिया भी गया था कि वहाँ एक विकास केंद्र चल रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शताब्दी डैश समास का उदाहरण है। तो आपको समास भी पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर शताब्दी, यहाँ पर क्या है? संख्या को दर्शाया जा रहा है किसी भी शब्द के पहले, शताब्दी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा समास होता है जहाँ पर
संख्या को सबसे पहले दर्शाया जाता है तो वह होता है द्विगु समास, यानी राइट आंसर हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या होता है कि जब समास विग्रह किया जाएगा तो वहाँ पर कोई ना कोई कारक चिन्ह विद्यमान हो जाएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि जो शब्द दिया जाएगा उसका एक अलग अर्थ निकल कर आएगा, तो वह बहुब्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, आसानी से पहचाने तो वहाँ पर अव्यय शब्द होता है और यहाँ पर पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। और समझें तो देखें किसी भी अव्यय समास पद में क्या होगा कि अधिकतर आपको 99% उस शब्द के पहले उपसर्ग आ जाएगा, तो वहाँ पर अव्ययी भाव हो जाएगा। फिलहाल शताब्दी शब्द में हमसे पूछा गया था तो शताब्दी शब्द में द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी डैश को मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते हैं? कर्मठता, सादापन, कर्मण्यता, आत्मनिर्भरता। तो राइट आंसर क्या होगा, अकर्मण्यता हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा संज्ञा नहीं है, यानी संज्ञा का उदाहरण नहीं तो संज्ञा नहीं है, यह हमें बताना है। स्वावलंब, अनुशासन, आत्मनिर्भरता, अनुशासित। तो इसमें संज्ञा नहीं है, अनुशासित यानी अनुशासन से अनुशासित हुआ है, तो क्या है, अनुशासित जो है वह संज्ञा हमारा नहीं है। अनुशासित हम विशेषण को कह सकते हैं। अनुशासन से अनुशासित होगा तो विशेषण शब्द हो जाएगा ये। आगे देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी हमारा हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, वो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयोगी शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। उपयोगी का उपयोगिता नहीं, अनुपयोगी नहीं, औपयोगी नहीं, अनुपयोगी क्या होगा, क्या हो जाएगा, अनुपयोगी, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपयोगी का अनुपयोगी। तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग साथ देंगे, सहयोग करेंगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं प्रयास करता रहूँगा कि अधिक से अधिक कंटेंट दे सकें और अच्छे से अच्छा आपके लिए कुछ कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।